नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इमरान मसूद आपको याद होंगे, जिन्होंने मोदी को मारने और काटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन आपको बता दें, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इमरान मसूद को बिल्कुल उसी अंदाज में जवाब दिया। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के इस लोकसभा चुनाव में बदले की बात कह डाली। सवाल ये है कि विकास की बात से सभी पार्टियों ने शुरुआत की थी, लेकिन अब ये लड़ाई सांप्रदायिकता की होती जा रही है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम किसने बनाया। उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव। दलित उद्धार की बात करने वाली बहन मायावती कितने टिकट दलितों को दिए हैं मालूम है आपको? मैं बता देता हूं, 17 टिकट दिए। याद रहेगा कितने दिए हैं? 17। और एक वर्ग विशेष का वोट पाने के लिए जो आपकी प्रताड़ना करता है, अपनी बहन बेटियों की अवहेलना करता है, उनकी आप ऊपर हाथ डालता है, वो वर्ग विशेष को 19 टिकट दे दिए, दलितों से भी ज्यादा टिकट दे दिए। मोदी के खासम खास अमित शाह के इस बयान को कांग्रेस सांप्रदायिक बताकर गिरफ्तारी की मांग कर रही है। लेकिन मोदी को धमकाने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद को राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जवाब पर भी गौर कीजिए। सहारनपुर में एक कांग्रेस के प्रत्याशी ने यह कह दिया कि मोदी के बैंक टुकड़े टुकड़े करके रखे। अब टुकड़े किसके होंगे वो तो इस चुनाव के बाद अपने को देखने को मिलेगा। दरअसल वसुंधरा ने सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के इस बयान का जवाब दिया। ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने को, मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, छोटी काट देंगे छोटी। लेकिन पहले बयान पर जेल काट चुके मसूद अब दूसरे बयान से सुर्खियों में हैं। जिस तरह से मुझे धमकियां दी जा रही हैं, एसएमएस मेरे पास इस तरह के आए, मुझे मेल इस तरह की आई कि जान से मार देंगे, तो मौत के खौफ में मैं घर नहीं बैठूंगा। मौत तो एक दिन तय है, और अगर मेरी मौत वसुंधरा जी के हाथों या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेरी मौत लिखी गई है तो उसे कोई टाल नहीं सकता है, वो तो होगी। जहरीले बयान तो थम नहीं रहे, लेकिन चुनाव प्रचार की शुरुआत ऐसी नहीं थी। हम देश के लिए जीने मरने वाले लोग हैं, गली मोहल्ले में भी काम करेंगे, लेकिन भारत माता के लिए करेंगे। हम गुजरात की सेवा करते हैं, हमारा तो मंत्र है भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। सोनिया का हमला भी सुन लीजिए। यह चुनाव असल में विचारों की लड़ाई है। एक ऐसी विचारधारा है भाजपा शिवसेना का विचारधारा जो समाज को टुकड़ों में बांधकर देती है, और दूसरी तरफ हमारी कांग्रेस एनसीपी विचारधारा है जो पूरे समाज को जोड़कर रखना चाहती है। देश बांटने का आरोप लगाने वाली सोनिया गांधी ने दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम से मुलाकात की और मुस्लिम वोट न बंटने देने की अपील की, और इसका ऐलान भी हो गया। मैं आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। सोनिया और शाही इमाम की मुलाकात के बाद खुद मोदी के मुंह से भी विकास का नारा पीछे छूट गया। ये देश श्वेत क्रांति चाहता है, देश हरित क्रांति चाहता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई दिल्ली सरकार पिंक रिवॉल्यूशन करना चाहती है, पिंक रिवॉल्यूशन। और ये गुलाबी क्रांति का मतलब है जो पशु काटे जाते हैं उनका जो मटन होता है उसका रंग गुलाबी होता है, और पिंक रिवॉल्यूशन का उनका मतलब है हिंदुस्तान सबसे ज्यादा मटन एक्सपोर्ट करे। ये इनका सपना है। सवाल उठने लगे कि क्या मोदी गुलाबी क्रांति के बहाने हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं, कि आखिर विकास और सुशासन से शुरू हुई 2014 की लड़ाई आखिर हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता तक क्यों पहुंची।
तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि विकास के नारे से शुरू हुए इस चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का जिम्मेदार कौन है? इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम किसने बनाया? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? साथ ही विकास का नारा सांप्रदायिकता में आखिर बदल कैसे गया? और भेदभाव कर वोट लेने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है? कौन पार्टी, कौन नेता इसके लिए जिम्मेदार है? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। अपने दर्शकों को बता दें, बीजेपी से हमारे साथ नलिन कोहली जी मौजूद हैं। नलिन जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। अमित शाह का जो बयान आया है उसने राजनीतिक भूचाल ला दिया है, ऐसा लग रहा है। आप लोग तो सबसे ज्यादा विकास की बात करते हैं, मोदी खुद को विकास पुरुष कहते हैं, फिर इस चुनाव में बदला लेने जैसी बात क्यों कही गई? दो बातें। पहली बात जो आपने कही, लगातार मोदी जी जो है विकास की बात लगातार कर रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, महिला सुरक्षा और किसानों की दुर्दशा, इस पे आपने बहुत बयान सुने होंगे। दूसरी बात आपने कहा है, यदि अमित शाह जी के पूरे बयान को सुनेंगे तो उन्होंने कहा है बदला लेते बटन दबाकर। कोई हिंसा की बात नहीं कह रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सिंपली कि जहां पर इतनी अवहेलना हुई है लोगों की, आम आदमी आज भूखा है, युवा जो है बेरोजगार है। मैं बात अपनी पूरी कर दूं, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। वर्ग विशेष तो शाही इमाम जब बैठते हैं दिल्ली के और हिमायत करते हैं, यहाँ पे जानकारी देना जरूरी है कि पश्चिमी यूपी में वो अमित शाह के वर्ग विशेष में एक वर्ग विशेष, वर्ग विशेष में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। मैं आपको अगर स्पष्ट रूप से कह दूं तो शाही इमाम साहब जो है जामा मस्जिद के, नहीं, आप अमित शाह पे बात कीजिए ना। अभी मैं बता रहा हूं, आपने फर्क पूछा तो फर्क तो बताना पड़ेगा। फर्क में स्पष्ट रूप से शाही इमाम साहब खुद कह रहे हैं हिमायत कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। 2 दिन पहले वो मिले थे सोनिया गांधी जी से। लगातार इस चुनाव में विकास की बात ना करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल हैं। विकास की बात हम लगातार कर रहे हैं, वो सिर्फ इस चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं। आप भी तो वही कोशिश कर रहे हैं। नहीं नलिन, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अमित शाह एक वर्ग विशेष में जाकर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्ग विशेष में जाते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि ये मौका है बदला लेने का, अपमान को सम्मान में बदलने का। ये विकास की बात है। क्या भारत के हर नागरिक को अपने मान के लिए अच्छा वोट नहीं देना चाहिए? क्या भारत के नागरिक क्या यही बात कह रहे थे अमित शाह? एक वर्ग विशेष में जाकर क्या वो यही कह रहे थे? जब उन्होंने मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम कहा, क्या वो यही बात कहने की कोशिश कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी के शायद कई बयान भी है जो कहते हैं मुझे खुशी होती है सुनते हुए कि मैं मौलाना मुलायम हूँ। तो मैं मानता हूँ जो चीज उनके लिए इस्तेमाल की जा रही है, इसको आप कैसे सांप्रदायिक हमारे ऊपर कह रहे हैं? ये तो प्रचलित है। दूसरी बात है, जो देश और जो उत्तर प्रदेश में स्पष्ट दिख रहा है, कितने यहाँ पर हिंसक घटनाएं हुए दोनों धर्मों को और तीनों सब धर्मों को लेकर। यहाँ पर आप देख नहीं रहे कि अमित शाह ने जो कहा उससे अमित शाह जी उत्तर प्रदेश को नहीं चला रहे। अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री नहीं है। साइफाई के महोत्सव करने वाले अमित शाह जी नहीं है। अमित शाह जी हमारे पार्टी के महासचिव हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, और वो जो कर रहे हैं समाज में जोड़ने का काम कर रहे हैं। बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से नदीम जावेद जी मौजूद हैं। नदीम जावेद जी, सवाल ये है कि ये तो दोनों तरफ इसी तरह की तस्वीर है ना। इमरान मसूद आपकी तरफ से मारने काटने की बात करते हैं, आप लोग भी वही कर रहे हैं। शाही इमाम से मुलाकात होती है सोनिया गांधी की। 2-3 बातें हैं। नंबर 1 ये कि भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी 80 के दशक में, पहले जनसंघ हुआ करती थी, तो 3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे। धारा 370, समान नागरिक संहिता और राम मंदिर का निर्माण। इन 3 विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। विकास के मुद्दे पर, भाईचारे के बीजेपी के इतिहास में मत जाइए ना, सबको पता है। अभी आपसे जो सवाल पूछा गया है कि आखिर शाही इमाम ये अपील क्यों करते हैं, इमरान मसूद ऐसी बात क्यों कहते हैं, इसका जवाब दीजिए ना। मैं प्रयास करूंगा। आप देखिए, मेरी बात कृपया अगर 1 मिनट समय देंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी सारी बातों का जवाब दे पाऊं। तो जिस पार्टी की बुनियाद इन मूल विचारों पर हो, उससे आप विकास की या कौमी यकजहती की और भाईचारे की बात कर ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी को जिस दिन प्रोजेक्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट, उसी दिन यह स्पष्ट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है नदीम जावेद जी, आपको हमले करने के बहुत मौके मिलेंगे बीजेपी पर, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए। इमरान मसूद आप ही की पार्टी से उम्मीदवार है ना सहारनपुर से, क्या कहा उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर के, उस पर जवाब दीजिए। इमरान मसूद जी ने जो कहा उसकी चर्चा बहुत हो चुकी। वो जेल चले गए और कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस उपाध्यक्ष खासतौर से श्री राहुल गांधी जी ने
स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि इस प्रकार की किसी भी भाषा का, इस प्रकार के किसी भी शब्द का, इस प्रकार के किसी भी विचार का हम समर्थन नहीं करते। आप नहीं मानते कि आपकी पार्टी जो है वो पूरी तरह से हिंदू बनाम मुस्लिम की इसको लड़ाई बनाने की कोशिश कर रही है? चलिए ठीक है, मैं आगे जाना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी से नागेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। नागेंद्र शर्मा जी, ये देखिए, कौन जिम्मेदार है विकास के नारों से बात करके इसको हिंदू मुस्लिम के बीच में लाने के लिए? कौन जिम्मेदार है? मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं इसमें और ऐड देखिए, इसको लाने के लिए नदीम जी मैं आऊंगी आपके पास सर, सुन लेते हैं पहले नागेंद्र जी को। अब ये कहना मुश्किल है। नागेंद्र जी बात रखिए। मैं ये कह रहा था कि ये कहना मुश्किल है कि शुरुआत किसने की, लेकिन जिस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने चुनाव के एजेंडे को भटकाने की कोशिश की है, चाहे श्री अमित शाह का बयान है, चाहे जो कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की जो मुलाकात थी, जिस पर तो देखिए हो ये रहा है कि दोनों प्रमुख दल नहीं चाहते कि जो आम चुनाव है वो जनता के असली मुद्दों पर लड़ा जाए। हमारे साथ बता दें आपको शिवसेना से प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, यही हो रहा है, कोई पार्टी नहीं चाहती, और खासतौर पर अगर बीजेपी की बात की जाए, नहीं चाहते हैं कि विकास के मुद्दों पर यह बात टिके, और अमित शाह ने जो बात कही है वो इसी की बानगी है। नहीं, मुझे लगता है बड़ा, आज सवेरे मुझे किसी ने एक शेर भेजा, वो शेर है, सियासत को लहू पीने की लत है, बाकी सब खैरियत है। और ये सियासत को लहू पिलाने का काम कुछ लोगों ने प्रारंभ किया, परिणाम स्वरूप कुछ लोगों को लहू की बातें करनी पड़ रही हैं। कुछ लोगों ने 1947 से लेकर 2012 तक लहू पिलाने वालों को ही पालने का काम किया। अब कुछ लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं लहू पर, तो जो हमारी बुनियादी बात, इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों प्रेम शुक्ला जी? कपड़े और लोकसभा चुनाव से पहले तो हमको कोई विश्वास दिला नहीं, नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले बदले की बात करना के घेरे में घेरने की कोशिश की जा रही है, तो क्या और हम यही चाहेंगे उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है? जाल में ना उलझे। आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से जो कहा गया उसे सही मानते हैं आप, या आपको लग रहा है कि जाल में उलझने की कोशिश है? क्रिया की प्रतिक्रिया थोड़ी बहुत देती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिन तक, नेहा जी मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं ठीक से, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा प्रतिक्रिया ही दी है। क्रिया किसने प्रारंभ की? 2012 से लेकर 2014 तक आप 2002 के दंगों के बाहर नहीं निकल पा रहे। ठीक है, तो क्या प्रतिक्रिया देनी भी जरूरी थी? सवाल यह है कि अगर विकास के मुद्दे पर आप इतने मजबूत हैं, तो फिर आप प्रतिक्रिया भी क्यों दे रहे हैं इस पर? वसुंधरा राजे क्यों मसूद के ही अंदाज में अपनी बात रखती है? सवाल ये है। विश्व हिंदू परिषद से प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में है। प्रकाश जी, सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि जो ताजा बयान अमित शाह की तरफ से आया है, क्या वो एक वर्ग विशेष का वोट लेने की कोशिश है? अब देखिए, प्रश्न आपका ये है कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम किसने बनाया? ये अचानक सोनिया गांधी के बुखारी से मिलने के बाद भी आपको नहीं समझ में आया कि चुनाव हिंदू मुस्लिम कौन बना रहा है? और कल जब एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया, उस समय भी आपको नहीं समझ में आया कि कौन इसको हिंदू मुस्लिम बना रहा है? और जब दांव उल्टा पड़ गया तो आज आप इस पर चर्चा करा रही हैं कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम कौन बना रहा है, और बहाना बनाकर अमित शाह के बयान को आगे कर रही हैं। मेरा यह मानना है कि यह निश्चित रूप से जो लोग ये चाहते हैं कि देश में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो, और जिनको ये लग रहा है कि आगामी चुनाव में वो हारने वाले हैं, वो लोग पूरी ताकत के साथ चाहते हैं कि चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाए। जब 84 कोसी परिक्रमा का कार्यक्रम आज से 6 महीने पहले विश्व हिंदू परिषद ने चलाया था, तब आप हम लोगों को आरोपित करती थी कि हम, तो जो लोग जीतने वाले हैं वो फिर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? हाँ, उस पर मैं आऊंगी विजय, मैं उस पर जवाब लूंगी, क्योंकि ये बात जो छेड़ी है प्रकाश जी आपने, क्यों फर्जी स्ट्रिंग कल पूरे दिन भर दिखाया? प्रकाश जी, नहीं, दोष देने वाली इसमें कोई बात नहीं है। जो खबर है सिर्फ उसको रिपोर्ट किया जाता है। पहली बात, वो स्टिंग हमने नहीं कराया, और दूसरी बात यह है कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रतिक्रिया भी अगर उसी अंदाज में हो तो वो भी काफी खतरनाक हो सकती है। सर, मैं आऊंगी उस पर,
ठीक है, आपने कुछ वाजिब सवाल उठाए हैं, उस पर जवाब लेंगे, लेकिन मेरे साथ एक और मेहमान हैं तो मैं उनका भी पक्ष इस पर लेना चाहूंगी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना साहब कह देने से या मेरे कह देने से सुन लेते हैं सर, आप रोक नहीं सकते। एक और मेहमान है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। ठीक है, हम आएंगे उस पर, ठीक है, उस बात को हम छोड़ेंगे नहीं। मौलाना साहब, यहाँ पर सवाल ये है कि इस पूरे चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कौन कर रहा है? सुनाइए, जरूर सुनाइए उनकी बात। देखिए, इसमें बुनियादी बात तो ये है कि इन सब पॉलिटिकल लीडर्स को ये लेसन और ये सबक याद दिलाना ज़रूरी है कि जितने भी हिंदुस्तानी हैं वो गवर्न होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज़े तौर पे ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो बुनियादी चीज़ें हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को जमा करके ये सबक इलेक्शन से पहले इन लोगों को सिखाना चाहिए, एक बात। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है वैसे वैसे चाहे अमित शाह हों चाहे इमरान मसूद हों, ये सब लोग ऐसे सेंटिमेंटल मौजू उठा करके वोट एक तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। अहम बात आप कह रहे हैं मौलाना साहब, आप ये कह रहे हैं कि इसमें सभी पार्टियां शामिल दिखाई देती हैं कि विकास के मुद्दों से हटाकर इसे सांप्रदायिकता की ओर ले जाया जाए। विजय, यहाँ बात हो रही है इस बात की कि विकास से हटकर ये बात सांप्रदायिकता की तरफ क्यों जा रही है, लेकिन जब कुछ नेता और संगठन कहें कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो फिर इसको कैसे देखा जाए? नहीं, ये तो मुझे तर्क बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर ऐसा कहा जाएगा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो फिर ये कहा जाएगा कि 1984 के दंगों में क्रिया हुई, फिर जो प्रतिक्रिया हुई वो क्या जायज़ थी, या हर प्रतिक्रिया जायज़ होती है? अगर हर क्रिया जायज़ नहीं होती है तो क्या हर प्रतिक्रिया जायज़ होती है? और उस प्रतिक्रिया पर फिर दूसरी प्रतिक्रिया होगी, क्या वो जायज़ होती है? और क्या ये फिर एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, वो जायज़ है? एक बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि विकास के नाम पर, महंगाई दूर करने के नाम पर, भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पर एक हद तक आप अपना एक कैंपेन चला सकते हैं। उसके बाद जब उम्मीदवारों का चयन होता है तो वो बहुत हकीकत है कि कोई भी पार्टी हो जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर होता है, और जब जाति और मजहब के आधार पर आप उम्मीदवार का चयन करते हैं तो फिर वोटरों की गोलबंदी भी उसी आधार पर होती है। और वही वजह है कि कहीं ना कहीं फिर एक आसान सा, एक सुविधा की राजनीति, एक समझौते की राजनीति का एक बहुत आसान उदाहरण है सांप्रदायिकता। जी विजय, आप कुछ अहम बातें कह रहे हैं, आपके ऑडियो के साथ कुछ समस्या, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नलिन, मैं यहीं से इस बात को आगे ले जाना चाहूंगी, और वो बात यह है कि ये क्या सोची समझी रणनीति का हिस्सा है आप लोगों का? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें वहां हैं और ज्यादा से ज्यादा ध्रुवीकरण की ये कोशिश है, चाहे वो अमित शाह की बात की जाए या फिर जिस तरह से इमरान मसूद पर आपके मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। मैं इसको बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि मोदी जी को विरोधी तो चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि जो सवाल उठाते हैं मोदी जी विकास को लेकर, या जो विकास नहीं हुआ, जिस प्रकार से देश में आज हालात हुई है 10 साल के कांग्रेस यूपीए शासनकाल के बाद, तो उन सवालों पे जवाब नहीं है। तो वो सिर्फ इसी बात की कहते हैं कि भाई हम जो है ध्रुवीकरण करना चाहते हैं धर्म के आधार पे। अगर आप लगातार पिछले 6 महीनों को देख लेंगे तो लगातार देखेंगे कि हमें छोड़कर सारी पार्टियां जो हैं हमेशा धर्म के आधार पे। नहीं, लेकिन क्या आप भी वही नहीं कर रहे हैं? देखिए, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप भी क्या वही नहीं कर रहे हैं? आप पिंक रेवोल्यूशन की अगर बात करते हैं, आप मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को अगर टिकट देते हैं, अगर अमित शाह इस तरह की बात करते हैं, अगर वसुंधरा राजे वही तेवर अपनाती हैं जो इमरान मसूद के हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? मैं पहली बात कह दूंगा कि अमित शाह जी के बारे में लगातार कहा जा रहा है कि ये सांप्रदायिक हिंसा करने आ रहे हैं, और कुछ कहने के पास ही नहीं है कांग्रेस या सपा या अन्य पार्टियों के लिए। दूसरी बात कहते हैं आप मुजफ्फरनगर दंगों के लिए, मैंने कई बार आप ही के चैनल पे भी आप ही को भी कहा है, एनएसए लागू हुआ था हमारे एमएलएस के खिलाफ, एनएसए को ये साबित नहीं कर पा रहे थे और नहीं दे पा रहे थे कोई भी सबूत। तो जब सबूत ही नहीं मिल रहा था, जबरदस्ती यहाँ की स्टेट पुलिस जो है गलत काम करे या गलत आरोप लगाए, ये तो लड़ाई हम कोर्ट में लड़ी रहे हैं। बाबूराम बुकारिया के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट लिया है। तो ऐसा है, हम जो है अपनी राजनीति तथ्यों पे कर रहे हैं, लेकिन हमारे विरोधी चाहते हैं ध्रुवीकरण का। अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि बटन दबाकर आप बिल्कुल बदला लीजिए, इस प्रकार की राजनीति चाहती है। आपने कुछ कहा? नदीम जी से मेरा सवाल है। नेहा जी, इसमें 3 बातें निकल के आती हैं। नंबर एक ये कि गुजरात को एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में बेचने की, उसके मॉडल को बेचने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश हुई इस पूरे चुनाव में।
और ये कहा गया कि गुजरात जिस प्रकार से डेवलपमेंट में आगे है, हम उसी प्रकार से पूरे देश का डेवलपमेंट करेंगे। ये मूल आइडिया के साथ नरेंद्र मोदी जी देश में आए, लेकिन हुआ क्या, गुजरात देश में 12वें स्थान पर है, ये लोगों को पता चल गया। न केवल हमने बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों ने भी ये सवाल उठाया। ठीक है। और ये पता चला कि गुजरात का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो बेसिकली फेक है, उसमें ज्यादा डेप्थ नहीं है। नदीम जी, अगर मैं आप ही की बात मान लूं, गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल अगर बेकार है, बकवास है जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर सोनिया गांधी को ये कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है कि सेक्युलर वोट विभाजित ना हो जाए? आप लोगों को तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपनी जीत के लिए, लेकिन आप विकास की बात छोड़कर हर और दूसरी बात कर रहे हैं जो सांप्रदायिकता की तरफ ले जा रही है इस पूरे चुनाव को। मैं उसी सवाल का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। गुजरात मैं नहीं कह रहा या कांग्रेस नहीं कह रही, भारत सरकार का जो योजना आयोग है वो ये कह रहा है कि गुजरात देश में 12वें स्थान पर है। हरियाणा और दिल्ली जो कांग्रेस शासित राज्य रहे हैं उससे बेहतर है। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की गुजरात की राजनीति को भी आप देखेंगे तो हमेशा चुनाव में वो पाकिस्तान की बात करते हैं, वो जनरल मुशर्रफ की बात करते हैं। नदीम जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं मेरा सवाल। मेरा सवाल आपसे ये है, आपकी पार्टी का क्या? आपकी पार्टी अगर मुस्लिम वोटों और अल्पसंख्यक वोटों को अपनी तरफ लाना चाहती है तो क्या ये सांप्रदायिकता नहीं है? इसी का जवाब दीजिए मुझे। देखिए, मैं एक बहुत कई दिनों से डिबेट में देख रहा हूं, सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। 80% इस देश में लोग सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते हैं, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है और दूसरे समुदाय के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ने यह जरूर प्रयास किया है कि जो लोग एंटी भाजपा है और एंटी भाजपा वोटर या जो सांप्रदायिकता के खिलाफ जनादेश आता है वो वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर सवाल ये है, जोड़ना चाहूंगा मैं बस, का डिवीजन ना हो, इसलिए चलिए प्रेम शुक्ला जी एक वाक्य जोड़ना चाहूंगा केवल नेहा जी, एक वाक्य कि ये पहला चुनाव है इस देश के इतिहास में जहां कांग्रेस पार्टी जो है ना सोनिया गांधी जी ना राहुल गांधी जी का इतना नाम लेती है जितना गुजरात और मोदी जी। इनके पास अपने एजेंडा के कहने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन नलिन, सवाल यहाँ पर यही है कि दोनों पार्टियों की तरफ से और बाकी पार्टियों की तरफ से भी बार बार हिंदू और मुस्लिम पर अगर बात आकर टिक रही है, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं तो फिर सांप्रदायिकता को बढ़ाया जा रहा है। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी के लिए कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि गुजरात का विकास मॉडल लेकर जो नरेंद्र मोदी चले थे वो देश भर में काम नहीं कर रहा, इसीलिए अब बीजेपी की तरफ से ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। क्या कहेंगे आप? मैं कांग्रेस की इन आरोपों को नकारता हूं। कौन मुस्लिम तुष्टीकरण की बात किसने चालू की? मुसलमानों को आरक्षण देने की बात किसने चालू की? सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक लाने की बात किसने की? सच्चर कमेटी की बात किसने की? अब्दुल्ला बुखारी के चरणों में शीश किसने रखा जा करके? किसने स्टिंग ऑपरेशन करवा करके और राम जन्मभूमि के मुद्दे पर हिंदू नेताओं को बदनाम करने की साजिश किसने की? तो ये कौन करना चाह रहा है ये आज सबके सामने दिखाई दे रहा है। और मैं तो आप पर भी आरोप लगाऊंगा, अगर आपको ये लग रहा है कि चुनाव सांप्रदायिक हो रहा है तो दिखाना बंद कर दीजिए ऐसी चीजों को। क्यों हम सवाल उठा रहे हैं सर, और सवाल उठाना मीडिया का काम है। सवाल उठाने पर आप रोक लगाएंगे क्या? सवाल उठाना मीडिया का काम है और आपको वक्त दिया जा रहा है बोलने का, आपका पक्ष रखने का, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें मीडिया का अपना कोई बायस नहीं है। ठीक है, आपने रखी अपनी बात, आपको रुकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे बाकी मेहमानों को भी लेना है। इसका जवाब मैं लेना चाहूंगी। मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद है। मौलाना साहब, क्या अब ये इस बात की लड़ाई होनी चाहिए कि कौन बड़ा जिम्मेदार है? हर पार्टी इसे करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कौन बड़ा जिम्मेदार है? क्या इस पर लड़ाई होनी चाहिए? मौलाना साहब, आपसे जवाब चाहूंगी। उसको महत्व देने की जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है वैसे पॉलिटिकल पार्टी जो है बजाय इसके कि जो बुनियादी मसाइल हैं, जो बुनियादी इश्यूज हैं मुल्क से रिलेटेड, आम आदमी से रिलेटेड, वो उठाएं, उसकी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ें, उसकी बुनियाद पर पब्लिक के पास जाएं। इस तरीके के जज्बाती और सेंटिमेंटल इश्यूज उठा करके ये पॉलिटिकल लीडर्स कहीं ना कहीं वोट को पोलराइज करना चाहते हैं।
जो कि हम ये समझते हैं कि मुल्क के सेकुलरिज्म के लिए फायदेमंद नहीं। ठीक है, आप मानते हैं कि ये मस्जिद के सिलसिले में, ठीक है, आप मान रहे हैं कि अगर धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है तो उसके लिए ये नीति काम नहीं आएगी। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूंगी। नागेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर हर पार्टी इसी काम में लगी है, ध्रुवीकरण के काम में जिसके आरोप लग रहे हैं, तो फिर क्या वोटर्स पर इसका असर पड़ेगा? बड़ा सवाल ये। देखिए, शुक्र है आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, मैं नहीं जानता कि हर दल इसमें लगा है कि नहीं, लेकिन हमारे लिए जो चिंता की बात है, देखिए यहाँ सवाल हार जीत का नहीं है। मैं विजय भाई और मौलाना साहब की बातों से कुछ हद तक सहमत हूँ। देखिए, चुनाव आयोग को ये चाहिए था कि सभी राजनीतिक दलों से बुला करके और इस पर विचार विमर्श किया जाता, खैर वो नहीं हुआ। देखिए, जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो महंगाई, भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं चर्चा करना चाहते? देश के चुनाव आयोग को प्राकृतिक गैस की कीमतों पर रोक लगानी पड़ी, उसे 2 महीने आगे ले जाना पड़ा। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है नागेंद्र जी, लेकिन पार्टियों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आखिर उन्हीं के उम्मीदवार और उन्हीं के नेता हैं जो इस तरह की बात करते हैं। माफ कीजिएगा, रोकूंगी आपको, वक्त कम है मेरे पास। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी, अगर विकास ही इतना बड़ा अस्त्र है एनडीए के हाथ में, बीजेपी के हाथ में, तो फिर इस तरह के बयानों की क्या जरूरत है? जी, मुझे लगता है कि आप जब हिंदू और मुसलमान के नाम पे अलग अलग वोट मांगने लगते हैं, जात पात जब कंसिडरेशन हो जाता है, आप ये कहिए ना कि सारे नागरिकों को अधिकार दिया जाएगा और संपन्न किया जाएगा, तो वो बात कांग्रेस करती रही। कांग्रेस हर बार जो है इस मामले को इस तरह से पाला खेल देती है, गेंद खेल देती है कि जिससे सांप्रदायिकता का विषय उठे। मुझे लगता है राष्ट्रीय आप हर बार इसी तरह की कोशिशें करते हैं कि आप जो है ये आरोप है धर्म के नाम पर एनडीए का आपके ऊपर। हम तैयार हैं, आप तैयार हैं क्या? आप मैं एक वाक्य कहना चाहूंगा यहाँ नेहा जी, मैं आती सर आपके पास। नदीम जी का मैं जवाब ले लूं। जी नदीम जी, बहुत संक्षेप में। देखिए, बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 तरह का विचार है। एक अटल जी की विरासत है, एक आडवाणी जी की विरासत है। और जब नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति को और ऐसे सांप्रदायिक चेहरे को आप प्रोजेक्ट करेंगे तो सांप्रदायिक मुद्दा बन ही जाएगा। और वो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है, कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई है और इसलिए हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद और उसकी स्थापना इन्हीं विचारों के साथ हुई है। और प्रेम शुक्ला जी ने डिबेट की शुरुआत में कहा था, और 1947 और 48 की बात कर रहे थे, गांधी अंतिम फैसला जनता के ऊपर पूरे चुनावी कैंपेन को जनता देख रही है। नलिन जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो है उसके पास 2 मॉडल है, एक वाड्रा मॉडल और एक मनमोहन सिंह जी ने जिसने देश को डुबा दिया है। हमें ज्ञान नहीं दिया और ये बौद्धिक हमें आम आदमी पार्टी से नहीं चाहिए। और बीजेपी का भी सवाल ये है कि अगर ये चुनाव वाकई में सांप्रदायिक रंग ले रहे हैं तो फिर जनता का फैसला इस पर क्या होगा? क्या विकास पर हावी हो जाएगी सांप्रदायिकता? ये भी सवाल है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।